दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए, हमारे पास एक करंट अफेयर से कुछ घटना है। मल ट्रांसप्लांट क्या है दोस्तों, इससे कैसे बच रही है लोगों की जान, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कहा जा रहा है जो मल है, जो लैट्रिन है, उसका ट्रांसप्लांट करके किसी आदमी की जान भी बचाई जा सकती है, किसी की जान जीवन दान भी दिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा इसमें क्या चीज़ें कहा जा रहा है। कह रहा है कि मल ट्रांसप्लांट और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेजाइंटिस नाम याद रखिएगा ध्यान से। स्क्लेरोसिंग कोलेजाइंटिस, मल ट्रांसप्लांट और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेजाइंटिस। 8 साल पहले एक युवा था, 42 साल के युवा थे, जिनका नाम था रिक डैल्वे। उनको एक बीमारी का पता चला था जब उन्हें मल से संबंधित एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। दोस्तों, इस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में मल ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसका उद्देश्य प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेजाइंटिस, नाम बड़ा मुश्किल है यार, स्क्लेरोसिंग कोलेजाइटिस के लक्षणों को ठीक करना था। दोस्तों, मल ट्रांसप्लांट या फिर कह सकते हैं आप फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। मल ट्रांसप्लांट को आप बोल सकते हैं फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल अधिकतर देशों में क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर पेट की बीमारी के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या है। पहले एक स्वस्थ मल डोनर्स की जांच की जाती है, पकड़ा जाता है एक मल डोनर जो मल डोनेट कर सके, वो भी स्वस्थ होना चाहिए उसको। दूसरी प्रक्रिया है कि उनके मल के नमूनों से आंत के बैक्टीरिया को निकाला जाता है, यानी कि मल के नमूनों से आंत की बैक्टीरिया को निकाला जाता है। यानी मेन मोटिव यहाँ आंत की बैक्टीरिया है दोस्तों, मल नहीं है। इसे रोगों की आंतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिर जो रोगी होते हैं उनके आंतों में फिर इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। मल ट्रांसप्लांट के लिए कोलोनोस्कोपी, एनिमा या फिर नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इन मल ट्रांसप्लांट के लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप एक कोलोनोस्कोपी, एनिमा या फिर नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इस ट्यूब को आप देख सकते हैं, इस मुंह के द्वारा दिया गया है। मल ट्रांसप्लांट फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट क्या होता है दोस्तों। मल ट्रांसप्लांट फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट क्या है, किस स्थिति के लिए औपचारिक रूप से इसकी अनुमति दी जाती है, इसको लीगल बनाया जाता है, किस स्थिति के लिए। ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको किया जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन में केवल एक स्थिति के लिए ही औपचारिक रूप से इसकी सिफारिश की गई है, और वो औपचारिक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। जब ये बीमारी किसी को होता है तभी ये प्रक्रिया को लीगल किया जाता है, इसको वैध किया जाता है, इसको एक तरीके से रिकमेंड करने का काम किया जाता है। दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के गंभीर संक्रमण से पीड़ित जो मरीज हैं वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में उपचार करा सकते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है क्लोस्ट्रीडियोइडस, नाम ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा आप। क्लोस्ट्रीडियोइडस डिफिसाइल बीमारी, सी डिफिसाइल भी इसको कहते हैं, या फिर सी डिफ भी कहते हैं शॉर्ट में। एक जीवाणु है जो बड़ी आंत के सबसे लंबे हिस्से यानी कि कोलन में संक्रमण और दस्त का कारण बनता है। दोस्तों, यानी कि एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जो कि बड़ी आंत के सबसे लंबे हिस्से जिसको बोलते हैं कोलन, उसमें संक्रमण करने का काम करता है, उसमें दस्त बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, सी डिफिसाइल से होने वाली बीमारी अक्सर एंटीबायोटिक दवा के इस्तेमाल के बाद होती है, यानी कि जब कोई एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद जो बीमारी होता है उसको हम सी डिफिसाइल भी कहते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर अस्पतालों में यह लंबे समय तक देखभाल करने वाले वृद्धों को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो ज़्यादा उम्र के होते हैं, ज़्यादा एजिड होते हैं, उनको ज़्यादा सताने का काम करता है, ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। इस जीवाणु को पहले क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कहा जाता था दोस्तों, लेकिन अब सी डिफिसाइल भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण अक्सर एंटीबायोटिक शुरू करने से 5 से 10 दिन के भीतर शुरू हो जाता है, यानी कि अब जब एंटीबायोटिक आप शुरू हो गया, आपने लिया है, तो उसके बाद 5 से 10 दिनों के भीतर ये शुरू हो जाएगा, आपको पता चलने लगेगा। लेकिन लक्षण पहले दिन से या 3 महीने बाद भी हो सकता है, यानी कि लक्षण हो सके पहले दिन से भी दिख जाए आपको, एंटीबायोटिक लेने के पहले दिन से दिख जाए, या फिर महीनों बाद भी दिख सके, या 3 महीने बाद भी हो सकता है आपको ये दिखे ये लक्षण। हल्के से मध्यम संक्रमण होते हैं दोस्तों, 1 दिन से अधिक समय तक दिन में
3 या अधिक बार पानी जैसे दस्त होता, पेट में हल्की ऐंठन होना, तो समझ जाइएगा कि ये सी डिफिसाइल बीमारी है। डॉक्टर को कब दिखाएं, इसके बारे में क्या कहा गया। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक थेरेपी के दौरान या उनके तुरंत बाद ढीले मल की समस्या होती है। यह सी डिफिसाइल संक्रमण के कारण ही हो सकता है दोस्तों। यदि निम्न में से कोई भी लक्षण है तो स्वास्थ्य सेवा में संपर्क करें। दिन में 3 या अधिक बार पानी जैसा मल आना, लक्षण 2 दिन से अधिक समय तक बने रहना, एक नया बुखार आना, पेट में तेज दर्द या ऐंठन होना, आपके मल में रक्त आना यानी कि मल के साथ आपका खून निकलना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक हानिकारक बैक्टीरिया है। जीवाणु को पहले क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कहा जाता था दोस्तों। NHS को एक 50 मिलीलीटर FMT के सैंपल की लागत $1685 बताई जाती है। कुछ रोगियों के MFT को केवल एक बार ही देने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। कुछ अस्पताल मानव मल में पाए जाने वाले स्वास्थ्य बैक्टीरिया से बने ओरल कैप्सूल भी देने का काम करती हैं। ट्रांसप्लांट मल बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इसके बारे में पता करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसप्लांट मल बैंक की क्यों जरूरत पड़ती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक समाज में, एक देश में। सी डिफ संक्रमण के रोगियों को सुरक्षित उपचार अनुसंधान मिल सके दोस्तों, इसलिए ट्रांसप्लांट मल बैंक की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ताकि जो सी डिफ संक्रमण से जो ग्रसित हैं उन रोगियों का उपचार किया जा सके, उसका अनुसंधान किया जा सके। केंद्र में डोनर्स को एक सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है दोस्तों, जिसमें चिकित्सा इतिहास होते हैं, जीवन शैली का मूल्यांकन होता है तथा उनके रक्त और मल में रोगाणुओं की जांच शामिल होती है दोस्तों। जिन देशों में स्टूल बैंक नहीं है वहाँ यह मुश्किल है, लेकिन वास्तव में फ्रोज़न FMT का उपयोग करने की सिफारिश की जाएगी, ताकि आपको इन लोगों की उचित जांच करने का समय मिल सके दोस्तों। मल ट्रांसप्लांट के लिए क्या जरूरी गाइडलाइंस है, अब इसके बारे में पता करते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर होरेस विलियम्स ने, जिन्होंने FMT पर औपचारिक दिशा निर्देश तैयार किया है, उनका कहना है कि मल ट्रांसप्लांट किसी भी स्थिति के लिए पहला उपचार विकल्प नहीं है। केवल गंभीर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल संक्रमण के लिए FMT का पेशकश करता है, अन्य स्थितियों के लिए नहीं। यानी कि ज़्यादा जब चीज़ें गंभीर हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें सीरियस हो जाता है दोस्तों, तब ये प्रोसेस, ये डिसीजन लिया जाता है दोस्तों कि मल ट्रांसप्लांट किया जाए। ऐसे आप दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। अमेरिका, यूरोप के अलावा FMT को ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देशों में प्रशिक्षण के आधार पर लागू किया गया है दोस्तों। क्या होता है, मल प्रत्यारोपण से कौन सी बीमारी का इलाज हो सकता है, ऐसे बताया गया कि आप मल ट्रांसप्लांट करने के बाद आप कौन सा बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। वर्तमान में केवल लगातार सी डिफिसाइल संक्रमण CDI यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इनके उपचार के रूप में सिफारिश की जाती है मल ट्रांसप्लांट। हालांकि मल प्रत्यारोपण कई अन्य बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके आंत माइक्रोबायोम का, आपके पाचन तंत्र, आपके पयापचय और आपकी प्रतीक्षा प्रणाली का पर व्यापक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कई स्थितियों के लिए संभावित उपचार के रूप में मल प्रत्यारोपण का शोध कर रहे हैं, जिसमें शामिल है, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जो स्वास्थ्य सेवा का प्रदाता हैं, कई स्थितियों के लिए संभावित उपचार के रूप में मल प्रत्यारोपण पर शोध कर रहे हैं। तो कौन कौन सी स्थिति हो सकता है दोस्तों जिसपे हो सकता है मल ट्रांसप्लांट काम आ जाए। पहला है सूजन आंत रोग। अगर आंत सूज जाती है, उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल हो सकता है, कर सकें। चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है मल ट्रांसप्लांट का। मोटापा में मल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल हो सकता है। यकृत रोग को ठीक करने के लिए मल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल हो सकता है। मधुमेह यानी शुगर जैसे बीमारी में भी उसको भी ठीक करने के लिए मल का ट्रांसप्लांट हो सकता है दोस्तों। खाद्य प्रत्युच्चरता जैसे बीमारियों में भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जैसे बीमारियों में हो सकता है। चिंता अशांति जैसे बीमारियों में हम मल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवसाद में भी मल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम मल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। इस तरीके की जानकारी चाहते थे हमारे चैनल से जुड़ने का काम जरूर करें।